शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की न्यूज़पेपर की। हम आज संडे है, संडे के दिन चूँकि एडिटोरियल नहीं रहता है और हमारा जो मेन फोकस रहता है वो साइंस वाले हिस्से की तरफ रहता है। आज हम साइंस की शुरुआत करेंगे। एक स्टडी है जिसमें एक संबंध बताया जाता है कि यदि आपका हृदय ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा है, इसका मतलब आपकी बॉडी कौन कौन सी चीज़ों को फेस कर रही है या फिर क्या क्या आपकी बॉडी बता रही है। इसके बीच में यहाँ पर रिलेशन बताया जाता है। इस स्टडी में हमें ये पता चलता है कि ये जो रेसिंग हार्ट रहता है ये इन्फ्लुएंस कर सकता है एंजाइटी को माइस में। चूहों के ऊपर अध्ययन किया गया है। यदि हम हार्ट की बीट को, धड़कन को तेज कर देते हैं तो चूहों में जो एंजाइटी है वो प्रभावित होती है। ठीक है, तो किस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जैसे ही हार्ट की बीट बढ़ी, चूहों की जो चिंता है या फिर फियर है वो बढ़ गया। आगे बताया जा रहा है इंक्रीज्ड हार्ट रेट। यदि हार्ट रेट को हम इंक्रीज कर देते हैं तो इसको आप सीधे सीधे लिंक कर सकते हैं टू लिंक एन इंक्रीज इन एंजाइटी रिलेटेड बिहेवियर। यदि आपकी दिल की धड़कन को हम तेज कर दे रहे हैं, इसका मतलब ये है एंजाइटी, चिंता से रिलेटेड जो बिहेवियर है चूहों में, वो हमको उसमें वृद्धि देखने को मिली है। फाइंडिंग से हमें ये भी पता चला है कि हाउ सिग्नल्स फ्रॉम बॉडी में इन्फ्लुएंस इमोशंस। कैसे करके हमारी बॉडी में जो सिग्नल होते हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं इमोशंस को, जैसे कि एंजाइटी और फियर को। एंजाइटी और फियर की यदि हम बात करें, कैन काज द हार्ट टू बीट फास्टर। दो चीज़ें यदि आप फील कर रहे हैं, आपको किसी बात की चिंता है, आप किसी से डर रहे हैं, तो आपका जो हृदय है वो तेज़ी के साथ में धड़कने लग जाता है। आज के टाइम में रिसर्चर लोगों ने ये दिखाया है कि इसका जो रिवर्स है वो भी सत्य है। जैसे कि एन इंक्रीज्ड हार्ट रेट माइट इंड्यूस एंजाइटी और फियर रिस्पॉन्स। इसका जब हम उल्टा कर देते हैं, क्या हमने उल्टा कर दिए, हमने हार्ट रेट को इंक्रीज कर दिए हैं, तो इससे क्या होगा, यहाँ एक वर्ड यूज़ किया गया है इंड्यूस। ठीक है, इंड्यूस का मतलब होता है प्रेरित करना, ये यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, इसको आप देख लीजिए। इंड्यूस एंजाइटी एंड और फियर रिस्पॉन्स, तो ये जो वर्ड यूज़ किया गया है इंड्यूस, इंड्यूस का मतलब होता है प्रेरित करना या फिर किसी चीज़ को भड़काना। ठीक है, उभारना, फुसलाना, प्रेरित करना। इंक्रीजिंग द हार्ट रेट ऑफ माइस लीड टू enhanced एग्जाइटी लाइक बिहेवियर एंड फियर इन माइस बट ओनली इन पोटेंशियली रिस्की इन्वायरमेंट। ठीक है, ये जो अध्ययन किया गया है ये कहाँ पर कारगर साबित हो रहा है, रिस्की इन्वायरमेंट के ऊपर। इसके बाद नेक्स्ट वाली जो न्यूज़ हम देखने वाले हैं साइंस की, वो फाइटोप्लैंक्टन ब्लूम से रिलेटेड है। सबसे पहले हम फाइटोप्लैंक्टन को समझेंगे। फाइटोप्लैंक्टन पौधों की तरह ही होते हैं। वे सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा का उपयोग, ठीक है, सूरज से प्रकाश ग्रहण करते हैं। फिर CO2 हवा और पानी में एक गैस, ठीक है, इन सब का इस्तेमाल करते हैं शर्करा का निर्माण में। क्योंकि वे सूर्य पर निर्भर करते हैं, फाइटोप्लैंक्टन केवल एक झील या समुद्र के ऊपरी हिस्से में रह सकते हैं, क्योंकि इनको भी सूरज का प्रकाश चाहिए, ये लोग नीचे ज़्यादा गहराई में नहीं रह सकते। जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाती है सूरज का प्रकाश कम होते जाता है, इसलिए आप देखेंगे कि जो फाइटोप्लैंक्टन है ना वो उथले पानी में ही रह सकते हैं। तो फाइटोप्लैंक्टन ब्लूम से रिलेटेड यहाँ पर हम कुछ जानकारी देखने वाले हैं। फाइटोप्लैंक्टन ब्लूम्स इंक्रीज इन साइज इन 21st सेंचुरी। 21वीं शताब्दी में जो फाइटोप्लैंक्टन के ब्लूम्स हो हैं उनमें हमें क्या परिवर्तन दिखाई दे रहा है, इसके बारे में ये जानकारी यहाँ से हमको मिली है। यहाँ पर
ब्लूम इस्तेमाल किया गया है। ब्लूम्स का मतलब होता है फाइकोप्लैंक्टन्स के जो फूल होते हैं ना, उसके बारे में बताया गया है। कोस्टल फाइकोप्लैंक्टन ब्लूम्स इंक्रीज्ड इन बोथ देयर साइज एंड देयर फ्रीक्वेंसी। साइज में भी वृद्धि हुई है और इनकी फ्रीक्वेंसी में भी हमको वृद्धि देखने को मिली है 2003 से लेकर के 2020 तक। ये नेचर में खबर छपी है। वैज्ञानिक लोगों ने क्रिएट किया था एक कंप्रहेंसिव मैप ऑफ ब्लूम डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रेंड बाय असेसिंग 7,60,000 सैटेलाइट इमेज। यहाँ पर एक मैप तैयार किया गया है, बहुत सारी इमेजें खींची गई हैं, लगभग 7,60,000 इमेज का इस्तेमाल किया गया था इस डेटा को प्राप्त करने के लिए। द टोटल ब्लूम अफेक्टेड एरिया 2020 में कितना था? 31.47 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर था, मतलब कि ग्लोबल ओशियन एरिया का 8.5%। ये बाद में बढ़कर के 3.97 मिलियन स्क्वायर मिलियन हो गया, मतलब 13.5% लगभग फ्रॉम 2003 से यदि आप देखते हैं तो 2003 में 3.97 मिलियन था, आज के टाइम में बढ़कर के इनका एरिया हो गया है 31.47 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। द ग्लोबल मीडियन फ्रीक्वेंसी आल्सो शोड एन इंक्रीजिंग रेट ऑफ 59.2% ओवर ऑब्जर्व पीरियड। यहाँ पर ग्लोबली भी यदि आप देखेंगे तो ग्लोबली भी इसमें हमें काफ़ी वृद्धि दर दिखाई दे रही है, लगभग 59.2%। पहले जितना भी था उससे अभी आप देखते हैं तो ये तो थी फाइटोप्लैंक्टन से रिलेटेड कुछ जानकारी। इसके बाद अगली जो साइंस की न्यूज़ आई है वो कार्बन स्टॉक से रिलेटेड आई है। हम अक्सर बोलते रहते हैं ना कि यदि CO2 के उत्सर्जन को कम करना है तो हमें क्या करना चाहिए? पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये कार्बन स्टॉक का काम करते हैं, बहुत सारी CO2 को सोखने की इनमें क्षमता है। कार्बन स्टॉक्स ऑफ ट्रीज इन अफ्रीका वर ओवर एस्टिमेटेड। अफ्रीका में जो पेड़ पौधे हैं वो कितना कार्बन स्टॉक अपने आप में रख रहे हैं, उससे रिलेटेड जो डाटा आप दिए थे वो ओवर एस्टिमेटेड था। तो लगभग 10 बिलियन ट्रीज, सेमी एरिड, सब सहारन अफ्रीका, ये प्रोवाइड करता है एक एस्टिमेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ कार्बन स्टोर्ड इन दिस इकोसिस्टम। कितने? लगभग 10 बिलियन ट्रीज के ऊपर स्टडी करी गई है। एरिया कौन सा है? सेमी एरिड सब सहारन अफ्रीका। यहाँ से कितना कार्बन स्टोर किया जा रहा है इस इकोसिस्टम में इन पेड़ पौधों के द्वारा, उसका अंदाज़ा लगाया जाता है। वैज्ञानिक लोगों ने एसेस किया है लगभग 9.9 बिलियन ट्रीज, कहाँ पर? अफ्रीका में कवर करते हैं। कितना बड़ा एरिया है आप इसको देख सकते हैं, कितना बड़ा एरिया है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर का ये एरिया है। तो जो एवरेज कार्बन स्टॉक है वो सिंगल ट्रीज के लिए वो 51 किलो है ऑफ कार्बन kg/c। ठीक है, अब यहाँ आप सोच सकते हैं एक जो पौधा है वो सिंगल ट्री कितना कार्बन स्टॉक रख रहा है? 51 किलो का। ये हाइपर एरिड रीजन की बात कर रहे हैं, 51 किलो है। अब 63 किलो कार्बन हो गया है एरिड रीजन में जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं वहाँ पर, 72 किलो हो गया है किसमें? सेमी एरिड में, और 98 किलो कार्बन हो गया है सब ह्यूमिड जोन के अंतर्गत। तो जैसे जैसे आप देखेंगे जो सेमी एरिड वाला रीजन है और सब ह्यूमिड रीजन है, वहाँ पर कार्बन का जो स्टॉक है वो बढ़ते जा रहा है। जहाँ ज़्यादा पानी है वो ज़्यादा पेड़ पौधे कार्बन को सोख पा रहे हैं। अर्लियर अटेम्प्ट्स हैव ओवर एस्टिमेटेड द कार्बन स्टॉक ऑफ ट्रीज, लेकिन इसके पहले का जो कार्बन स्टॉक का अंदाज़ा लगाया गया था उसमें ओवर एस्टिमेशन किया गया था, ऐसा यहाँ पर स्टडी में सामने पता चला। तो ये डेटा हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। कौन सा डेटा? आज के टाइम में यदि कोई सिंगल ट्री है अफ्रीका की बात करें तो वो 51 किलो कार्बन स्टॉक रखता है हाइपर एरिड में, 63 किलो रखता है एरिड में, 72 किलो है सेमी एरिड में, और 98 किलो है सब ह्यूमिड जोन के अंतर्गत।
इसके बाद साइंस की अगली जो खबर हम देखने वाले हैं वो वेट लॉस से रिलेटेड है। ठीक है, वेट लॉस से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स आप पढ़ते रहते हैं कि इसको खाने से कम हो जाएगा। कई सारे आप विज्ञापन देखते हैं कि ये प्रोडक्ट ख़रीद लो, इससे 1 महीने में चर्बी ख़त्म हो जाएगी, 15 दिन के अंतर्गत वेट लॉस हो जाएगा। कई सारे पट्टे आ गए हैं आजकल। ठीक है, तो इन सब में आपको ध्यान नहीं देना है, आपको साइंस की बात करना है। साइंस साइंस जिसमें लोगों के ऊपर प्रयोग किए जाते हैं, तब जा कर के कोई भी नतीजा निकाला जाता है। तो वेट लॉस को लेकर के यहाँ एक बेहतरीन आर्टिकल छपा है, इसको बारे में आप ज़रूर जानकारी हासिल करें, इसको समझें और लोगों को भी आपको बताना है। तो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा तरीका है जो कि सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव माना जाता है वेट लॉस को लेकर के। रिड्यूसिंग टोटल कैलोरीज और इंटरमिटेंट फास्टिंग, दो चीज़ पूछी गई है यहाँ पर ऑप्शन में। पहले नंबर की बात यह है, मैं अपने भोजन में जो कैलोरी की मात्रा है उसको कम कर दूं, या फिर मैं बीच बीच में छोड़ छोड़ के कभी कभी मैं उपवास रहना चालू कर दूं। कौन सा तरीका बेहतर होगा वेट लॉस को लेकर के, तो यहाँ इसका आंसर दिया जाता है। देखिए, फर्स्ट मील से लेकर के लास्ट मील, फर्स्ट मील से लेकर के लास्ट मील, सुबह के खाने से लेकर के रात के खाने तक, इसको आप एसोसिएट नहीं कर सकते हैं वेट लॉस को लेकर के। ठीक है, ये 6 साल की स्टडी में हमको पता चला है। ईटिंग लेस ओवरऑल, आपको क्या करना है, ओवरऑल खाना की जो मात्रा है उसको थोड़ा कम कर देना। इसके साथ साथ में फीवर लार्ज मील, खाने में आपका जो मील है, आपका जो भोजन है, उसमें भी कैलोरी की मात्रा कम होना चाहिए। ये मोर इफ़ेक्टिव है वेट मैनेजमेंट स्ट्रेटजी की। यदि हम बात करें, आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है मील्स टू ए नैरो टाइम विंडो। ठीक है, सच एज इंटरमिटेंट फास्टिंग अकॉर्डिंग टू द स्टडी। ऐसा नहीं है कि आप जो है सीधे सीधे उपवास रखना ही चालू कर दें। तो लगभग 550 एडल्ट के ऊपर ये स्टडी की गई थी और उससे ये नतीजा निकला। कुछ रिसर्चर हैं जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन बाल्टीमोर, यहाँ से ये पता चला है कि जो टोटल डेली नंबर ऑफ लार्ज मील है, लार्ज मील हम किसको बोलेंगे, यदि आप 1000 कैलोरी से ज़्यादा खा रहे हैं। मीडियम मील्स हम किसको बोलेंगे, 500 से 1000 कैलोरी आप खा रहे हैं। ये दोनों एसोसिएटेड हैं इंक्रीज्ड वेट के अंतर्गत। यदि आप 1000 कैलोरी से ज़्यादा खा रहे हैं, 500 से 1000 कैलोरी खाना खा ले रहे हैं, कि कैलोरी का खाना खा ले रहे हैं, इसका मतलब ये है आपका जो वज़न है वो बढ़ते रहेगा। वहीं यदि हम बात करें फीवर स्मॉल मील्स की, जिसको हम बोल रहे हैं 500 कैलोरी से कम का भोजन हम खा रहे हैं, इसको आप एसोसिएट करके देख सकते हैं डिक्रीज्ड वेट, मतलब वेट लॉस का संबंध है यदि आप अपनी कैलोरी को कम करते हैं। दाउ प्रायर स्टडीज हैव शोन इंटरमिटेंट फास्टिंग में इम्प्रूव द बॉडीज रिदम। चूँकि पहले जो अध्ययन किए गए हैं उनसे ये पता चलता है कि यदि आप बीच बीच में फास्ट रखते रहते हैं, उपवास रखते रहते हैं, तो इससे इम्प्रूवमेंट हो सकता है हमारी बॉडी की रिदम में। इसके अलावा हमारा जो मेटाबॉलिज्म है, पाचन तंत्र है, वो रेगुलेट हो जाता है। इस स्टडी में इन ए लार्ज ग्रुप विथ ए वाइड रेंज ऑफ बॉडी वेट्स डिड नॉट डिटेक्ट दिस लिंक, लेकिन यहाँ जो अध्ययन किया गया है वो अध्ययन इस चीज़ को डिटेक्ट नहीं कर पाया है। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है वो हम देखने वाले हैं इन्फ्लुएंजा वायरस की उत्पत्ति से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम इन्फ्लुएंजा वायरस के बारे में कुछ बेसिक जानकारी देखने वाले हैं। सबसे पहले हम वायरस के बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं, इसके बाद हम देखेंगे इन्फ्लुएंजा वायरस के बारे में। वायरस, जिसको हम हिंदी में विषाणु बोलते हैं, एक प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं जो जीवित कोशिका, जिसको इंग्लिश में हम सेल बोलते हैं, उसके भीतर ही अपना डेवलपमेंट और अपना प्रजनन का काम करते हैं। वायरस खुद को जीवित रखने के लिए और अपनी
जो प्रतिकृति है या फिर अपना जो डुप्लीकेट है उसको तैयार करने के लिए जीवित कोशिकाओं पर हमला करते हैं और उनकी केमिकल मशीनरी का इस्तेमाल करते हैं। मुख्य रूप से हम इनको दो भाग में बांट देते हैं, एक होता है डीएनए वाला वायरस और दूसरा होता है आरएनए वायरस। वायरस के वर्गीकरण में इन्फ्लुएंजा वायरस आरएनए प्रकार के विषाणु होते हैं। अब हम जब अध्ययन कर रहे हैं वायरस के आरएनए टाइप का तो उसको हम इन्फ्लुएंजा वायरस बोल रहे हैं और ये आर्थोमिक्सोविरेदे वर्ग से रिलेट करते हैं। फिर हम इन्फ्लुएंजा वायरस को भी जो है तीन भाग में बांट देते हैं, ए बी सी, तीन टाइप के, इन्फ्लुएंजा वायरस ए, इन्फ्लुएंजा वायरस बी, इन्फ्लुएंजा वायरस सी। ए में क्या होता है, ये एक संक्रामक बीमारी है। संक्रामक बीमारी है मतलब एक सोर्स से दूसरे सोर्स तक ये फैलती, किसी एक को प्रभावित हो गया है तो वो दूसरे को भी इन्फेक्शन कर सकता है। जंगली जलीय पशु पक्षी इसके प्राकृतिक धारक होते हैं, ठीक है। यहाँ जो जल में रहने वाले पशु पक्षी हैं, ठीक है, वो इसको धारण करते हैं प्राकृतिक रूप से। मानव में संचरित होने पर ये काफ़ी घातक हो जाता है। इन्फ्लुएंजा वायरस बी ये मेनली विशेष रूप से मनुष्यों को प्रभावित करता है और इन्फ्लुएंजा ए से कम सामान्य और कम घातक रहता है, मतलब कि ए से कम घातक है बी। अब बात करें यदि हम सी टाइप का, तो नॉर्मली ये मनुष्य, कुत्ते, सुअर आदि को प्रभावित करता है। ये अन्य इन्फ्लुएंजा प्रकारों से कम सामान्य होता है और आमतौर पर केवल बच्चों में हल्के रोग का कारण बनता है, मतलब उतना ज़्यादा ये घातक नहीं होता। सबसे ज़्यादा जो खतरनाक बीमारी है इन्फ्लुएंजा की वो पहले प्रकार की है, जो कि जंगली जानवर, लेकिन जल में रहने वाले जो पशु पक्षी हैं उनमें ये प्राकृतिक तौर पर पाया जाता है। फिर ए टाइप का जो वायरस होता है इसको हम दो प्रकार की प्रोटीन एचए और एनए के आधार पर अलग अलग टाइप में हम इसको बांट सकते हैं। एचए मतलब हीमोग्लूटिन और न्यूमरामिनिडीज। एग्जाम्पल के लिए एक वायरस जिसमें HA7 प्रोटीन और Na9 प्रोटीन पाया जाता है उसको हम H7-9 के रूप में नॉमिनेट कर सकते हैं। इसको हम कैसे करके नाम लिखेंगे तो इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस के जो टाइप होते हैं जैसे कि H5N1, H7N9 और H9N2 है। तो एवियन इन्फ्लुएंजा भी टाइप ए टाइप का इन्फ्लुएंजा वायरस है। एवियन इन्फ्लुएंजा का जो प्रकोप है ना, पोल्ट्री फार्म को विशेष रूप से नुकसान का सामना करना पड़ता है। वहीं प्रिवेंशन की यदि हम बात करें तो इसके लिए क्या काम किया जाता है, बायोसिक्योरिटी उपाय अपनाने के लिए बोला जाता है। इसके साथ साथ में अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था को बनाए रखने की आवश्यकता होती है। जो भी प्रभावित है सबसे पहले उसको अलग किया जाता है, फिर इलाज करने की कोशिश करी जाती है। जैसे कि यहाँ पर इराडिक्शन कैसे करके किया जाता है, यदि जानवरों में इसके संक्रमण का पता चल जाता है तो वायरस से संक्रमित और संपर्क वाले जानवर को चुनकर अलग करते हैं ताकि वायरस तेजी के साथ में फैले ना और हम उसको कंट्रोल कर सकें और इसे नष्ट करने के प्रभावी उपाय भी हम कर सकते हैं। तो आप देखते हैं ज़्यादातर क्या होता है, जो जानवर इससे प्रभावित रहता है उसको मार दिया जाता है। अब साइंस की न्यूज़ की यदि हम बात करें तो इन्फ्लुएंजा वायरस माइट हैव मैरीन ओरिजिन विथ फिश एज अर्ली होस्ट। जो इन्फ्लुएंजा वायरस है माइट हैव का मतलब होना है हो सकता है, मैरीन ओरिजिन, मैरीन का मतलब होता है समुद्र से रिलेटेड, ओरिजिन का मतलब होता है उत्पत्ति, विथ फिश एज अर्ली होस्ट और फिश एज अर्ली होस्ट। अर्ली होस्ट मतलब इसका जो पुराना होस्ट है, होस्ट मतलब उसको धारण करने वाला है कि कोई वायरस है वो उसके साथ में ही जिंदा है प्राकृतिक रूप से। तो किसका नाम लिया जा रहा है यहाँ पर, मछली का। एक न्यू स्टडी है जिसकी पोस्टिंग करी गई थी, जिसको लिखा गया था एज ए प्री प्रिंट के रूप में।
विच इज़ येट टू बी पीयर रिव्यू, अभी इसका क्या है, बाद में ग्रुप में रिव्यू किया जाएगा। कहाँ पर लिखा गया है, बायो बायो आर एक्स आई वी। इसमें ये पता चला है कि जो ऑर्डर है आर्टिकुला वायरली, क्या है ये, पढ़ने में थोड़ी दिक्कत जा रही है, आर्टिकुला विरेल्स, आर्टिकुला विरेल्स विच इंक्लूड द इन्फ्लुएंजा वायरस। आर्टिकुला विरेल्स के अंतर्गत हम इन्फ्लुएंजा वायरस की बात कर रहे हैं। ठीक है, पहली बार ये कब इमर्ज हुआ था, एक्वेटिक इकोसिस्टम में ये पहली बार हमको दिखाई दिया था। और फिश माइट हैव बीन अर्लीस्ट होस्ट ऑफ द इन्फ्लुएंजा वायरस, और बताया जा रहा है कि जो मछलियां हैं ना, मछलियों में ही सबसे पहले इन्फ्लुएंजा वायरस पाया गया था। द स्टडी फाउंड दैट invertebrates rather than fish might have likely been among the first host of influenza virus। तो देखिए यहाँ पर मेनली जो एक चीज़ पकड़ में आई है वो यही आ रही है कि देखिए अन्य किसी जानवर की तुलना में मछली, अध्ययन में ये पाया गया है कि जो इन्फ्लुएंजा वायरस के पहले मेजबानों में, होस्ट में मछली के बजाय अकशेरुकी होने की संभावना हो सकती है। पहले की स्टडी क्या कहती थी उसके बारे में यहाँ पर लिखा है। इस स्टडी में ये पता चला है कि ये जो इन्फ्लुएंजा वायरस है ये इन्फेक्ट कर सकता है जितनी भी क्लास की फिशेस हैं उनको, इसके अलावा जो साइबेरियन स्टर्जियन है, ठीक है, जिसका क्या नाम रखा गया है, एसी पेंसर बेरी ने पहले के रूप में सेवा की हो। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पर, मे हैव सर्व्ड एज अर्ली, हो सकता है कि पहले, अर्ली मतलब होता है पहले, इनको ही, इनके ही पास ये रहा हो। इफ नॉट द फर्स्ट होस्ट ऑफ द इन्फ्लुएंजा वायरस बिफोर इट स्पिल्ड ओवर इनटू मैमल्स। इसके बाद फिर हम देखते हैं ये अदर मैमल्स में फैल गया था। अध्ययन में ये पाया गया है, देखिए जलीय उत्पत्ति के अलावा रिसर्चर से दैट द ऑर्डर आर्टिकुला विरेल्स may have persisted since about 640 मिलियन ईयर्स एगो। ये बीमारी आज से कितने साल पहले की है, 640 मिलियन साल पहले से ही ये जीवित है। when corals branched off to form the other member of articular animal, जब उस टाइम में जो कोरल्स हैं ना उनका निर्माण चालू हो गया था, और ये आर्टिकुला विरेल्स का कि जैसे जो अदर कैटेगरी के एनिमल है उनका निर्माण चालू हो रहा था, उसी टाइम में इसकी उत्पत्ति मानी जा रही है। तो जो नेचर न्यूज़ है उसकी रिपोर्ट के हिसाब से देखें तो मैरी पेट्रोन सिडनी यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया में एक वायरोलॉजिस्ट और प्रीप्रिंट की पहली लेखिका हैं। इन्होंने 2 कोरल प्रजातियों से आरएनए का विश्लेषण किया था और वायरस के साथ संक्रमण का पता लगाया। कोरल में वायरस की खोज ने पहला संकेत दिया कि इन्फ्लुएंजा वायरस समुद्र में पैदा हुए होंगे। फिर आगे बताया जा रहा है, देखिए 2018 आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए डिस्टेंट रिलेटिव ऑफ इन्फ्लुएंजा हैज hagfish only strengthen the possibility of a marine origin or the virus। 2018 में भी इस टाइप का अध्ययन किया गया था जिसमें ये पता चला था जो हैगफिश होती है, ये केवल और केवल हैगफिश ऐसी चीज़ है जो कि बता रही है कि इन्फ्लुएंजा वायरस इसमें प्राकृतिक रूप से रहता है, मतलब इसकी जो उत्पत्ति है, ओरिजिन है, वो समुद्री जीव से हो सकती है। Having found the virus in 2 coral species, the researchers turned their attention to Siberian sturgeon। अब इन्होंने सबसे पहले तो कोरल में इसकी
इसकी उपस्थिति का पता लगाया। फिर इन्होंने अपना ध्यान लगाया था किसकी तरफ में, साइबेरियन स्टर्जन की तरफ में। साइबेरियन स्टर्जन, इसका पिक्चर हम देख लेते हैं किस टाइप का दिखता है ये। सबसे पहले कहाँ पर किया गया, कोरल में किया गया। कोरल के बाद लोगों ने ध्यान अपना कहाँ पर खींचा था, साइबेरियन स्टर्जियन के ऊपर। ये देख लिए, एक प्रकार से ये मछली ही है। एंड सरप्राइजिंगली फाउंड एविडेंस ऑफ वायरस इन स्टर्जन फिश, और पता चला है आश्चर्यचकित रूप से कि कुछ एविडेंस हमें मिले हैं कि ये वायरस स्टर्जियन फिश में भी पाया गया है। तो यही बात यहाँ पर हमें पता चली है। ठीक है, मछली का नाम भी आपको रखना है और ये भी पता रखना है आपको कि सबसे पहले किसके ऊपर स्टडी की गई थी, फिर सेकंड नंबर में किसकी स्टडी करी जाती है। तो ये तो थी इन्फ्लुएंजा वायरस से रिलेटेड कुछ जानकारी। साइंस की भी न्यूज़ हमने देखे, इन्फ्लुएंजा वायरस के बारे में भी कुछ बेसिक जानकारी हमने डिस्कस किया था। इसके बाद साइंस की अगली जो खबर हम देखने वाले हैं वो है लो कॉस्ट पेपर माइक्रोस्कोप्स वाइडर एप्लीकेशन इन रिसर्च। तो ये कैसा रहता है, ठीक किस प्रकार से दिखता है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं और कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जा रहा है वैज्ञानिक लोगों के द्वारा, इसके बारे में भी हम आगे डिटेल में समझेंगे। तो ये पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। अलग अलग कंपनियों ने अलग अलग इसके प्राइस रखे हैं, ये देख लीजिए 479 रुपया में जा रहा है। लेकिन हमें यहाँ पर इसका अध्ययन करना है, इसकी जानकारी जुटाना। ये देख लिए इन्होंने हाथ में पकड़ा है इसको, तो इसको हम देख लेते हैं। अनुसंधान में कम लागत वाले पेपर माइक्रोस्कोप का कैसे करके व्यापक रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। रिसर्चर फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, क्या कहा जा रहा है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के जो रिसर्चर हैं, खोजकर्ता हैं, ठीक है, हैव रिपोर्टेड दैट, इन्होंने क्या रिपोर्ट दिया है, चीप माइक्रोस्कोप कनेक्टेड टू स्मार्टफोन कैमरा। हमने एक सस्ता माइक्रोस्कोप है जिसको कनेक्ट कर दिया है मोबाइल के कैमरे के साथ में, कुड फाइंड वाइडर एप्लीकेशन इन मैनी एरियाज, और इसका कई जगह में कई एरिया में इस्तेमाल किया जा रहा है। एंड इन सम केसेस पोटेंशियली रिप्लेस मोर एक्सपेंसिव इक्विपमेंट, कहीं कहीं तो ऐसा हो गया है कि जो एक्सपेंसिव इक्विपमेंट हैं उनकी जगह में हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या नाम रखा गया है यहाँ पर, फोल्ड स्कोप। क्या नाम रखा गया है, फोल्ड स्कोप, जिसको क्या बोलते हैं हम, पेपर माइक्रोस्कोप। नाम क्या रख दिया गया है यहाँ पर, फोल्ड स्कोप इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि आप इसको फोल्ड कर पा रहे हैं। इज ए हैंड हेल्ड माइक्रोस्कोप मेड मोस्टली ऑफ पेपर, इसका निर्माण ज़्यादातर पेपर से किया जाता है। इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं आपके मोबाइल फ़ोन के कैमरा से। इट हैज़ ए मैग्निफिकेशन ऑफ अराउंड 140x एंड कैन आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट जस्ट 2 माइक्रोमीटर वाइड। 2 माइक्रोमीटर वाइड जो ऑब्जेक्ट है उसको भी आप आसानी से देख सकते हैं, और 140 गुना इसका क्या है, आपको जूम देखने को मिलेगा। इट वॉज क्रिएटेड बाई द स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी रिसर्चर्स इन 2014 एंड कॉस्ट अराउंड 400। अब आप सोचिए कितना सस्ता है ये। शोधकर्ताओं ने ये भी पाया है कि जो फोल्ड स्कोप किसी वस्तु की गोलाई और क्या क्या चीज़ को ये कैप्चर कर सकता है, could capture the roundness and aspect ratio of an object within 5% of those captured by state of the art instrument called scanning electron microscope। जो चीज़ आपको 5% प्रोवाइड कर रही है कुछ कुछ चीज़ें, जैसे कि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, उससे कहीं ज़्यादा आपको यहाँ पर क्वालिटी मिल जा रही है। विच कोस्ट मोर देन 50 लाख ईच, और इसमें आप कितना पैसा खर्च कर दे रहे हैं, 50 लाख रुपये खर्च कर दे रहे हैं। तो गोलाई और रेशियो,
दोनों को स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नामक अत्याधुनिक उपकरणों के द्वारा कैप्चर किए गए 5% के भीतर कैप्चर कर सकता है। मतलब ये जितना भी करते हैं ना, इनका 5% हिस्सा तो ये कवर कर ले रहा है। दे आल्सो रिपोर्ट दैट बेस्ड ऑन देयर फाइंडिंग फोल्डस्कोप कैन बी यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल, इसका इस्तेमाल फार्मास्यूटिकल में भी किया जा सकता है, ड्रग प्रोडक्ट का इंस्पेक्शन करने के लिए। इसके अलावा इन्वायरमेंटल साइंस जैसे कि पॉल्यूटेंट का पता लगाना है। इसके अलावा कॉस्मेटिक मतलब पाउडर और इमल्सन में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये इसके अलग अलग एरियाज हैं। इंडिया की जो सॉइल क्लासिफिकेशन स्कीम है डजेंट इंक्लूड ग्रेन सेप, इसमें हम ग्रेन सेप को इंक्लूड नहीं करते हैं, बिकॉज अकॉर्डिंग टू डॉक्टर एन बजागन मेजरिंग इट एक्यूरेटली इज़ कॉम्प्लेक्स। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम इसका मेज़रमेंट नहीं कर पा रहे हैं एक्यूरेटली, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। एंड ड्यू टू द लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ अफोर्डेबल इमेज कैप्चरिंग इंस्ट्रूमेंट, और एक और रीज़न ये है कि हमारे पास अच्छे इंस्ट्रूमेंट नहीं हैं जो कि इमेज को कैप्चर कर सकें। द स्कीम क्लासीफाइज सॉइल बेस्ड ऑन साइज, consistency and susceptibility to deformation, yet shape matters because it influences how much water some soil can hold and how the soil respond to the physical stresses। तो मिट्टी के ऊपर जब आप कोई अध्ययन करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, तो उस समय में आपको बेहतरीन उपकरणों की ज़रूरत पड़ती है। देखिए, शेप मायने रखता है क्योंकि ये कहीं ना कहीं तो इफ़ेक्ट डालेगा ही। कुछ मिट्टी में कितना पानी हो सकता है और कैसे मिट्टी फिजिकली जो तनाव है, स्ट्रेस है, उसका जवाब दे सकती है। फिर आगे बताया जा रहा है, वर्गीकरण योजनाएं अन्य उपायों का उपयोग करके आकार का आकलन करने की कठिनाइयों के आसपास काम करती रहती हैं। The classification scheme work around the difficulties of assessing shape by using other measures। इसके लिए फिर सरकार अलग अलग मेजर्स का इस्तेमाल करती है। आगे स्टडी में ये पता चला है, क्या हम फोल्डस्कोप का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर वैज्ञानिक लोगों ने कलेक्ट किया था सैंड को फ्रॉम 4 प्लेसेस इन 2018 में 4 अलग अलग जगह से इन्होंने रेत को इकट्ठा किया। द बेड्स ऑफ द मैनू एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर, कहाँ कहाँ पर? मनु और जो ब्रह्मपुत्र रिवर का बेड एरिया है वहाँ से इन्होंने इकट्ठा करा था। सैंड अनअर्थड बाई अर्थक्वेक इन त्रिपुरा इन 2017। तो सैंड अनअर्थड बाई द अर्थक्वेक इन त्रिपुरा इन 2017, त्रिपुरा में जो अर्थक्वेक आया था 2017 में, वहाँ से भी इसको उठाया गया था। एंड सैंड फ्रॉम ए मीटर अंडरग्राउंड इन कलपक्कम, तमिलनाडु से भी उठाए। मतलब 4 साइट यहाँ पर बता दिया। चार की चार जो साइट थी कोरस ग्रैंड सॉइल विथ पार्टिकल्स 0.32 से लेकर के 0.4 mm वाइड, इसका साइज भी यहाँ पर मेजरमेंट कर लिया गया। इन्होंने 2 इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया था। एक फोल्डस्कोप है जिसको अटैच किया गया है 64 मेगापिक्सल स्मार्टफोन कैमरा के साथ।